हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत आपके लिए पपीता की खेती के बारे में दूसरी वीडियो बनाकर डाल रहा हूं, जिसके लिए आप लोग देखें और कुछ जो क्वेरी हैं उनके लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछें। तो किसान साथियों, पपीता की जो रोपाई है उसका समय हो चुका है और नर्सरी लोगों ने जो डाली है उसकी रोपाई का टाइम हो चुका है। कुछ अभी लेट सोइंग करने के लिए आप नर्सरी बना भी सकते हैं, क्योंकि नर्सरी बनाने में ही इसके काफ़ी समय लगता है। 2 महीने का समय नर्सरी बनाने में लग जाता है, फिर इसकी प्लांटिंग की जाती है। तो पपीता की खेती करने के लिए हमको 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से देसी खाद डालना होता है और उसके बाद खेत की अच्छे से तैयारी करनी होती है। खेत की तैयारी करने के पश्चात जब हम पपीता की प्लांटिंग करते हैं तो हमको लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट और पौधे से पौधे की दूरी को 5 फीट रखना होता है। और हमको ये ध्यान में रखना होता है कि हमने जो पौधे की रोपाई की है उसमें कितने % नर पौधे हैं और कितने % मादा पौधे हैं। छोटा पौधा होता है तो हम इस चीज़ की जांच नहीं कर सकते, लेकिन जब प्लांटिंग करने के पश्चात हम ये देखते हैं, जब 6 महीना पुराना पौधा हो जाता है तो हम नर पौधे को और मादा के लिए आसानी से पहचान सकते हैं। उस समय अगर नर की संख्या ज़्यादा है और मादा की संख्या कम है तो नर पौधों के लिए हम खेत से हटा के और उसकी जगह पे दूसरे पौधे फिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर नर पौधे ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे उत्पादन पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नर पौधे जो होते हैं उन पर पपीता नहीं बनता है, सिर्फ फ्लावरिंग का और पॉलिनेशन का कार्य वो करते हैं। वैसे तो एक पौधे का जो बताया गया है कि 500 मीटर की रेंज में जितना भी मादा पौधे होते हैं उनके लिए एक पपीते के नर पौधे का ही पॉलिनेशन काफ़ी होता है। लेकिन फिर भी कम से कम 10% या 5% तक नर पौधे निकल आते हैं, लेकिन जो नर पौधे होते हैं उनमें आपका फल नहीं बनता है। तो किसान साथियों, पपीता की खेती करने के लिए आपको लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को मेंटेन अच्छे से करना होता है। लेकिन जब हम प्लांटिंग करते हैं उस समय पे हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि कंपोस्ट तो हम डाल देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट और कुछ उर्वरक देने होते हैं। उनको इस्तेमाल करने से हमारा जो पौधा होता है वो शीघ्रता से उसकी वृद्धि होती है और अच्छे से उसकी ग्रोथ होती है, जिससे कि हमारे लिए सही समय पर उत्पादन मिलना शुरू हो जाए। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनमें हम जैसे कि आपका सल्फ़र है, बोरोन है और जिंक है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, मैग्नीज है, इन पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में उनका उपयोग करते हैं। जब हम पौधे की रोपाई करते हैं उस समय पे हमको 10 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से NPK यानी DAP, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को देना होता है। नाइट्रोजन की बेसल डोज जो है आधी मात्रा देते हैं, लेकिन आधी मात्रा हम उसकी टॉप ड्रेसिंग में देते हैं, जबकि फास्फोरस और पोटास की बेसल डोज में ही पूरी मात्रा दी जाती है। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि जो फास्फोरस और पोटास है वो आपका अचल तत्व होते हैं और ये एक जगह जहाँ डाल दिए वहीं पड़े रहते हैं, और नाइट्रोजन आपका मोबाइल यानी चल तत्व होता है, उसके लिए हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में देते हैं, क्योंकि वो अगर दाना इधर से उधर कहीं भी पड़ता है तब भी वो पौधे के लिए मिल जाता है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से पपीता की खेती करने के लिए हमारे लिए कुछ पोषक तत्वों के बारे में जो ध्यान रखना होता है वो ये बातें हैं, जो कि हमको इस तरह से पोषक तत्व देने होते हैं। पोषक तत्वों के साथ साथ हमारे लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट के जो आपके जाइम है, जिंक है, इनका भी इस्तेमाल हम टॉप ड्रेसिंग में कर सकते हैं फोलियर स्प्रे के माध्यम से। तो फोलियर स्प्रे के माध्यम से हम बायोविटा है, अच्छा खासा आपका जो ग्रोथ प्रोमोटर का काम करता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका उत्पादन अच्छा हो जाए। किसान साथियों,
जब हम देखते हैं कि अगर पपीता में पानी अधिक भर जाता है तो पौधे काफ़ी नुकसान होता है पौधों में। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी है और पानी किसी भी सूरत में ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। तो ये मैंने आपको पपीता की खेती के बारे में कुछ जानकारी दी।